हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। हमारा ये एक 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन होगी जिसमें हम क्विकली सारी इंपॉर्टेंट बातें जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको रिकॉल करते हुए चलेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है एक पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही। तो कोई भी कंपनी वगैरह की या कोई भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बनता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड। तो आपको बच्चों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर याद रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 आपके पूरे सिलेबस में आपको सिर्फ दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर याद रखने हैं। एक तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 हो गया जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है जो आपके गुडविल से रिलेटेड है। इसके अलावा कोई भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर आपको याद नहीं रखना। चलिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है? ये बेसिकली जैसे नाम ही आ रहा है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कैश फ्लो दिखाया जाता है, राइट। तो ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है बच्चों जिसमें हम दिखाते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो। क्या दिखाते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किसका इनफ्लो एंड आउटफ्लो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बच्चों बहुत एक मतलब कह सकते हैं एक वाइडर टर्म होता है। इसका मीनिंग आप एक बार जरूर से रीड करके जाना, हालांकि ऐसे पूछेगा नहीं कोई आपसे, बट हाँ इसका मीनिंग रीड करके जाना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बच्चों कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये चीजें तो आई जाती है। देखो ये तो ऑफकोर्स ये तो कैश की तरह ही है। इसके अलावा ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में रियलाइज हो जाएंगी, लिक्विडेट हो जाएंगी, और जिनकी वैल्यू में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे, जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, जिसकी वैल्यू मोर और लेस फिक्स रहेगी, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ही आ जाते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज बच्चों ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो मोर और लेस 3 महीने, हम 3 महीने का पीरियड कहते हैं कि भाई जिस दिन खरीदी उससे 3 महीने के अंदर अंदर ये रियलाइज हो जाएंगी, और इसकी वैल्यू में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। मोर और लेस ये इसकी वैल्यू हमें नोन रहेगी, पता रहेगी कि भाई जब ये बेचेंगे तो इससे हमें कितना पैसा मिलेगा। ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं, राइट। ये तो होगी मीनिंग की बात बच्चों। इसकी मीनिंग क्या होता है? अब आपके सीबीएसई ने क्या बोल रखा है? आपके सीबीएसई ने क्लियरली बोल रखा है कि भाई आपके सवाल में जब भी करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको दिखे, तो टेक्निकली बच्चों देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स एक वाइडर टर्म है। इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आ सकती है और अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आ सकती है, क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रखा है तो करंट इन्वेस्टमेंट्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जो टेक्निकली आप कह सकते हो 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज होगी फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। तो ऑफकोर्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो सारी ही बाय नेचर करंट इन्वेस्टमेंट होगी। सो आई कैन से ऑल मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर करंट इन्वेस्टमेंट्स, बट ऑल करंट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए बच्चों सीबीएसई ने बोल रखा है कि सवाल में जब भी करंट इन्वेस्टमेंट दिखे आप अज्यूम हमेशा करना कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही है। तो ये ऑफिशियली सीबीएसई ने बोल रखा है, तो आप इसके अलावा कोई अजम्पशन नहीं ले सकते। तो इन नटशेल कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में इस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर आपको करंट इन्वेस्टमेंट दिखे तो आपको इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट करना है। दैट मीन्स कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बोल रहे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। बेसिकली एक समराइज वे में दिखाते हैं, ऑफ कोर्स डेट वाइज नहीं दिखाते, एक समराइज वे में दिखाया जाता है, राइट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो समझ आ गया हमको कि क्या होता है। अब मैं स्टेटमेंट की बात करना चाहता हूं कि इसमें हम जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो की जानकारी देते हैं ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें सबसे बड़ी बात बच्चों हम इसको 3 एक्टिविटीज में तोड़ लेते हैं। तो पूरी कैश फ्लो को हम 3 एक्टिविटी से में तोड़ लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। तो बेसिकली हम 3 सोर्सेज में बांट देते हैं अपनी कैश फ्लो को। वो 3 सोर्सेज क्या होती है, वो 3 एक्टिविटीज क्या होती है? सबसे पहली एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरी को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो कितनी एक्टिविटीज होती है? 3 होती है एक्टिविटीज। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटीज इसमें होती है, ठीक है जी। यस सर, ओके।
तो सबसे पहली बात ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती है बच्चों टेक्निकली ये होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ये कीवर्ड्स हैं। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी की होती है, या फिर कोई है और ऐसी एक्टिविटी जो दिखने में प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं लग रही, लेकिन ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी नहीं है, मतलब रेजिडुअल भी है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है मोस्टली तो सब इसी में कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी और एक्टिविटी है तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नहीं है, तो भी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही आ जाता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल्स देख के हमें यह समझ आता है कि किसी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ये जज करने के लिए हमें बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए। किसी कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी क्या, उसके लिए उसका हमें नेचर देखना पड़ेगा कि बिजनेस किस नेचर का है। क्या वो एक नॉन फाइनेंशियल नेचर का है? अब हम क्योंकि इस बुक में भाई कंपनीज की बात करते हैं तो आपको हर जगह कंपनीज दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सिर्फ कंपनीज के लिए है, नहीं, वो एक जनरल है। बट ऑफ कोर्स हमारा इस चैप्टर में, क्योंकि इस बुक में ही हम कंपनी से डील करते हैं तो हमारी सब कंपनीज की बात होती है, तो अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को, कंपनीज को दो तरह की कंपनी में बांट लेते हैं। एक हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, एक हम बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनीज। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है हम हमेशा नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ही मान के चलते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए देखना है आपको कि भाई क्या क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, जैसे कि गुड सेल करके या सर्विस रेंडर करके कैश रिसीव हुआ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डेटर्स वगैरह से कैश मिला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेमेंट किया फॉर परचेज ऑफ गुड्स या कोई सर्विस अवेल करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेमेंट किया आपने क्रेडिटर्स वगैरह को, हमने वेजेस सैलरीज वगैरह पे करी, या फिर इनकम टैक्स पे करा या इनकम टैक्स का रिफंड हुआ, अनलेस दे आर रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कोई ऐसा टैक्स पे किया जो टैक्स रिलेट करता है इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली इनकम टैक्स हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही आता है। इसके अलावा कोई भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे रेंट वगैरह का पेमेंट किया, यह ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। रॉयल्टी फी कमीशन रिसीव, है ना, रॉयल्टी फी कमीशन रिसीव। अब देखो बाय नेचर रॉयल्टी फी या कमीशन रिसीव जो होता है ये ऐसे लगेगा कि नहीं ये रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी लगेगी नहीं, बट क्योंकि ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं आती, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं आता, इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, अगर मैं आप फाइनेंशियल कंपनीज की बात करूं बच्चों, तो फाइनेंशियल कंपनीज में क्या क्या एक्टिविटीज आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं, जैसे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बोले तो शेयर्स वगैरह जैसे हो गया, तो कोई पेमेंट करी फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज्ड ऑन ओन बिहाफ, अपने बिहाफ पे खरीदी, तो वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी प्रकार से सेल ऑफ सिक्योरिटीज से प्रोसीड्स मिला, सेल मिला, मतलब पैसा मिला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगेन ये ऐसी सिक्योरिटीज है जो हमने सेल के लिए रखी हुई है, मतलब ये हमारा बिजनेस ही यही है कि शेयर्स अपने खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, राइट। इसके अलावा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वगैरह पे किया, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, बैंक्स वगैरह डिपॉजिट वगैरह पे इंटरेस्ट पे करते हैं कस्टमर्स को, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, बैंक्स अगेन लोन जो आगे देते हैं उस पर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर बैंक्स। अब बैंक्स फाइनेंशियल कंपनी है, राइट, तो इसलिए हमें अब बैंक्स के लिए अलग नजरिए से देखना पड़ रहा है। ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगा। तो कई बार बच्चों को ये लगने लगता है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर लिखा है तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कभी भी किसी भी टाइप के कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता, वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट रहता है। क्लियर हो गया? यस। इसी प्रकार से भाई कुछ स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो काम करते हैं, उनको जो ब्रोकरेज वगैरह मिलती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा देखो बाकी रिपीटेटिव से थोड़े बहुत पॉइंट्स है, जैसे इनकम टैक्स की पेमेंट हो गई या रिफंड हो गया, अगेन अनलेस दे आर रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। लोन्स दिया लिया, अगेन मैं फिर एग्जांपल बैंक का एग्जांपल लूंगा, राइट। बैंक्स लोन देते हैं कस्टमर्स को, तो उनके लिए जो वो लोन दे रहे हैं, अब देखो लोन देंगे जब बैंक्स, तो उनका कैश का आउटफ्लो होगा, उनके बैंक से पैसा जाएगा, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। इसके अलावा सैलरीज, बोनस वगैरह, इंप्लॉइज के वेजेस वगैरह पे करा, ये सब कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट का खर्चा पे करा, कोई और ऑपरेटिंग नेचर के डे टू डे खर्चे पे करे, सब आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है।
ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, बाकी दोनों एक्टिविटीज मोर और लेस ज्यादा इजी हो जाती है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं बच्चों, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, इसमें आता है सारी वो पेमेंट्स एंड रिसीव्स जो रिलेट करती हैं टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट्स मतलब अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट्स हमने बोला एज पर सीबीएसई मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरह ही ट्रीट करना है, यानी वो तो कैश इक्विवेलेंट में घुस गया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। लेकिन उसके अलावा बाकी कोई और जो बचे हुए इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए या अदर करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, उनकी जो खरीदारी है, बेचना है, उनसे रिलेटेड जो कैश का पेमेंट रिसिप्ट है, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फॉर दैट मैटर कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम अगर आती है, इन्वेस्टमेंट से इनकम अगर रिसीव होती है तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आता है। इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, जैसे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, कोई मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट खरीदा, उसकी पेमेंट करी, ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। या उल्टा कोई फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी कोई बेची, इन्वेस्टमेंट बेचा, उससे पैसा मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लोन्स एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, खाली लोन पढ़ के बच्चों लोन का एक बहुत जेनरिक मीनिंग सब बच्चे हम अज्यूम कर लेते हैं कि लोन मतलब उधारी। पढ़ लो, लोन मतलब हमेशा उधारी नहीं। अगर मैंने किसी को लोन दिया, तो मेरे लिए अब वो उधारी नहीं, मेरे लिए तो वो अब एसेट बन गया। तो इसलिए बोला लोन्स एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज, मतलब अगर किसी कंपनी ने लोन एंड एडवांसेस दिया किसी को तो वो क्या है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, क्योंकि अंडरस्टूड है, ऊपर हमने बोल दिया फाइनेंशियल कंपनीज के लिए लोन देना, लेना, उसकी रिकवरी करना, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है। अब उसका उल्टा, लोन दिया है अगर मैंने तो मुझे लोन वो वापस भी मिलेगा, तो अगर लोन मुझे वापस मिला तो पैसा मेरे पास जो आया वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट्स पे कोई भी इनकम जनरेट होती है, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो वो सब हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, एज आई सेड अर्लियर, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंटरेस्ट डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है तो वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मान के चलना है। और बाकी इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, जो फिक्स्ड एसेट्स बेची, कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, उस पर कोई प्रॉफिट हो गया, उस पर कोई स्पेसिफिकली उस पर कोई टैक्स पे करा, जिसको हम लोग कैपिटल गेन टैक्स भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्या बोला था ऊपर कि इनकम टैक्स वैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर कोई ऐसा टैक्स पे करा तो किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, देन दैट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ दैट रेलिवेंट एक्टिविटी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, वो कोई भी प्रॉफिट हुआ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचने पे, उस प्रॉफिट पे लगाया जाता है। तो इसीलिए कैपिटल गेन टैक्स जो आपका, अगर आपको कहीं दिखता है तो आपको ध्यान से सिर्फ टैक्स पढ़ के रट के ही नहीं बोलना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पूरा देखना है कि ये कैपिटल गेन टैक्स है, और क्योंकि ये कैपिटल गेन टैक्स है तो हम इसको बोलेंगे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो रिजल्ट करती हैं इन चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डेट। मतलब सिंपल भाषा में फाइनेंस वर्ड आपने सुना है, आई एम श्योर आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई लेन देन हो रही है, मतलब कैश की पेमेंट रिसिप्ट हो रही है, व्हेन आई से कैश आई ऑफ कोर्स मीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेयर्स वगैरह इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे, उससे मुझे पैसा रिसीव हुआ, that becomes part of financing activity, of course including premium। तो शेयर्स या डिबेंचर्स अगर प्रीमियम पे इशू हुआ तो प्रीमियम वाला पार्ट भी जो मिलता है उसको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही डालते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको दिखेगा पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसी तरह से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, अगेन रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो सकती है, आपको पता है, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। डिविडेंड पे करा, याद रखना पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इररिस्पेक्टिव की कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड चाहे वो इक्विटी शेयर्स पे करें चाहे प्रेफरेंस शेयर्स पे करें, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे लोन पे इंटरेस्ट पे करा, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंटरेस्ट की पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
कई बार बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट हमें दिखता है, इसके उतार चढ़ाव दिखते हैं, इसमें हमें बढ़ोतरी या घटोतरी दिखती है, तो बच्चों को लगता है कैश वर्ड देख के या बैंक वर्ड देखे कि ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट ये भी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही होता है किसी भी बिजनेस के लिए। इसीलिए अगर कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही एडजस्ट होता है। और फिर लास्ट में मैंने बोला, हालांकि अब ये थोड़ा रेलिवेंट उतना रहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा रादर रेलिवेंट, लेकिन पहले हुआ करता था, इसलिए कभी कभी पुराने क्वेश्चंस आ जाते हैं उठ के। अकॉर्डिंगली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, एक ही टैक्स के दो नाम है बेसिकली। ये पहले हुआ करते थे, अब ये बेकार हो गए, अब ये बदल गए, मतलब ये रहे नहीं, अब डिलीट हो चुके हैं। बट ये पहले होते थे, जो डिविडेंड कंपनी पे करती थी उस पर एडिशनल को सरकार को टैक्स पे करना पड़ता था कंपनीज को। तो अगर कभी आपको दिख जाए, वैसे अगेन एज आई सेड दिखना नहीं चाहिए बिकॉज अब ये रहा नहीं, बट अगर ये बाय चांस आपको दिख जाए तो क्योंकि ये टैक्स है जो स्पेसिफिकली एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम से ही डील कर रहा है, तो इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है जी। अब कुछ मिसलेनियस लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार सवाल ऐसा आता है कि सवाल पूछता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बताता है और वो आपसे पूछता है बताओ इस ट्रांजैक्शन से इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, कौन सी एक्टिविटी में इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, मतलब वैरायटी ऑफ वे में वो क्वेश्चन आपको बना के दे देता है। और वो क्वेश्चंस थ्योरेटिकली भी मतलब आ सकते हैं और वो एमसीक्यूज में भी बन सकते हैं। भाई एमसीक्यू में देखो, मैं बार बार बोलता हूं, एमसीक्यू कोई ऐसी चीज है जिसमें किसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को आप तोड़ मरोड़ के एमसीक्यूज में डाल सकते हो। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मूवमेंट विद इन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डज नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो इन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर आप अपनी किताब में देखोगे या कहीं और देखोगे तो आपको इस तरह के सवाल दिख जाएंगे, इवन पास्ट ईयर पेपर्स में दिख जाएंगे कि ट्रांजैक्शन लिखी होगी और वो पूछेगा बताओ दिस ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो। मतलब पूछता है कि बताओ इस ट्रांजैक्शन से इनफ्लो होगा कैश का, आउटफ्लो होगा या कोई भी फ्लो नहीं होगा। इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए पॉइंट मैंने दिया हुआ है बेसिकली। तो क्या बोला मैंने कि अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर अंदर ही कोई मूवमेंट हो रही है तो उसमें ध्यान रखना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नेट में इनफ्लो नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, हमने बोला बैंक से कैश विड्रॉ करा तो बैंक कम हो गया, हमको लगेगा बैंक कम हुआ, बैंक से पैसा चला गया तो आउटफ्लो है। लेकिन एक तरफ बैंक कम हुआ लेकिन दूसरी तरफ कैश बढ़ गया। अब बैंक और कैश दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आते हैं। भाई अगर मैंने 100 रुपए का कैश विड्रॉ करा बैंक से तो बैंक से 100 रुपए कम हुआ, कैश में 100 रुपए आ गया, 100 रुपए इनका आउटफ्लो हुआ, 100 रुपए का इनफ्लो भी हुआ, तो नेट में तो कोई भी फ्लो नहीं हुआ ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी का उल्टा जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम थिंग। सेल परचेज ऑफ करेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्यों? क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट्स को हमने बोला हुआ है कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ध्यान रखना एक्सक्यूज मी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्योंकि कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होती है। तो अगर मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी या बेची तो यहां पे भी बच्चों सेम थिंग है। एक तरफ कैश का जो कम हुआ या बढ़ा और दूसरी तरफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हुई या बढ़ी, एज द केस में भी, तो नेट में देयर इज नो फ्लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से सर्टेन ट्रांजैक्शंस डू नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए पॉइंट दे रखा है कि कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें कोई भी फ्लो ऑफ कैश नहीं होता, कैश का कोई लेन देन होता ही नहीं, जैसा डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, ये नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। इसी प्रकार से इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे प्रमोटर्स को इशू करा, अंडरराइटर्स को करा, वेंडर्स को करा। याद होगा आपको ये कि आपने कैश एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स के चैप्टर में इशू टू वेंडर्स, इशू टू प्रमोटर्स, इशू टू अंडरराइटर्स में देखा था कि यहाँ पे कैश कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ पे भी कैश फ्लो में कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं आता। इसी प्रकार से इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी कोई कैश का लेन देन नहीं होता। तो अगेन ये आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएंगे नहीं। देखो भाई, जिन ट्रांजेक्शन से कोई कैश में फ्लो नहीं हो रहा, कोई फ्लो नहीं है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता ही नहीं, सिंपल। इसी प्रकार से कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, कभी कभी डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहां पे भी जाहिर सी बात है भाई कोई कैश का फ्लो नहीं है, तो यहां पे भी देयर विल बी नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकॉर्डिंगली इट विल नॉट बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट।
और अगला पॉइंट जो मैं 2 बार ऑलरेडी आई थिंक रिपीट कर चुका हूं कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो हमेशा है वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, चाहे कंपनी फाइनेंशियल हो चाहे कंपनी नॉन फाइनेंशियल हो। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस पॉइंट पे बच्चों को, मतलब सीबीएसई भी जानता है कि ये पॉइंट पे बच्चे अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, तो आपको गुमराह नहीं होना, ठीक है। अब मुद्दे की चीज बच्चों, मुद्दे की चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे? आपको पता है भाई 6 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है जिसमें मोर और लेस आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। पहली बात हमने बोला ये बनता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप 6 मार्क के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें हेडिंग में लिख ही भी दो एज पर AS3 रिवाइज, इससे बढ़िया तो कुछ होगा नहीं। और नहीं तो वैसे याद भी रखना क्योंकि तो MCQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बच्चों वैसे मैं आपको बताऊं 2 मेथड्स होते हैं, एक हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। आपके लिए अच्छी बोलो या बुरी बात बोलो, आई डोंट नो, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपके सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है। मुझसे पूछोगे तो ये बुरी बात है, ठीक है। ये मैं अपने डिटेल लेक्चर में वैसे बताता हूं कि भाई डायरेक्ट मेथड एक ज्यादा इजी मेथड होता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। तो आपके लिए सीबीएसई ने इजी मेथड हटा रखा है, सिलेबस से मुश्किल मेथड डाल रखा है। बट आपको क्या करना है भाई, आपके लिए जो मेथड है वो मेथड है, वो आपको करना है, राइट। अच्छा, अब हमने बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज में हम बांट के दिखाते हैं कैश फ्लो को, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। अकॉर्डिंगली इसी सीक्वेंस में आपको एक्टिविटी वाइज आपको पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में चीजें दिखानी होती है, ठीक है। सबसे पहली शुरुआत होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। और आपकी जानकारी के लिए बच्चों, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का जो भेदभाव है वो टेक्निकली स्पेसिफिकली इसी एक्टिविटी के लिए। तो हम जब बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए बात होती है बच्चों। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का जो भेदभाव है ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए है। बाकी दोनों एक्टिविटीज में एक ही मेथड है, तो एक्चुअली डायरेक्ट मेथड ही होता है। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट मेथड वाला तरीका है ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। तो आप जो यहां पे अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं, जो आपने एक फॉर्मेट रख रखा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, अजीब गरीब सा, जो टेढ़ा सा लगता है, आपको फील भी होता होगा कि कुछ इनडायरेक्ट वे में हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो यही इनडायरेक्ट मेथड का बेसिकली फॉर्मेट है, राइट। तो इसमें हमें शुरुआत करनी होती है विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये ध्यान रखना, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, वो अभी थोड़ी देर में नीचे देख लेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन याद रखना है स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, कोई गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मतलब कोई इंटेंजिबल एसेट का इमोर्टाइजेशन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट पे कोई लोन, कोई भी लोन वगैरह पे इंटरेस्ट पे किया बिकॉज इन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो इसलिए ये ऐड बैक हो जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है या कोई इन्वेस्टमेंट है, ये ऐड हो जाए। ये एग्जांपल्स है, मतलब बेसिकली मोर और लेस जो चलते हैं इस तरह के नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। फिर नॉन कैश इनकम्स अगर कोई है, कोई नॉन कैश इनकम्स है तो लेस होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स बोलना चाहिए मेरे को। तो ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो ये ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करता। डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करता। रेंटल इनकम ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, अगेन ऑपरेटिंग में नहीं रिलेट करता। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, अगेन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इस पर अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो दैट इज ऑल्सो नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरह के नॉन ऑपरेटिंग नेचर के इनकम्स हमें लेस करने होते हैं। तो ऐड करना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये ऐड लेस करने के बाद आपके पास अगले पड़ाव पे बच जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। खबरदार किसी बच्चे ने अपने एग्जाम में इसको OPWCC लिखा, अगर आप क्या अब प्रैक्टिस करते वक्त अगर आप OPWCC ऐसे करके लिखते हो तो जोर से अपने गाल पे थप्पड़ मारना। खबरदार इस तरह के शॉर्ट फॉर्म किसी भी बच्चे ने यूज किए, आपको कहीं भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करने, आपको एग्जाम में पूरा लिख के आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब इसमें बच्चों ऐड करना होता है, कुछ लेस करना होता है। क्या क्या ऐड करना होता है? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। लेस करना होता है इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। फिर ये करने के बाद जो आपके पास बच जाता है वो बचता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तो कह सकते हो अगला पड़ाव आपका ये वाला बच जाता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें भी कुछ बच्चे CGO लिख देते हैं,
तो प्लीज कृपया करके शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, इसको पूरा लिखना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, बल्कि कई बच्चे तो लिखते ही नहीं है। तो याद रखना भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दो चीजें ऐड करनी है, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, दो चीजें लेस करनी है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो ये एडलेस करने के बाद जो आंसर आ जाता है आपका, या जो पड़ाव आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां तक याद आ गया होगा, आई होप सो। उसके बाद हमें लेस करना होता है इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ टैक्स रिफंड। मतलब अगर मैंने 1000 रुपए का टैक्स पे करा लेकिन मुझे साल में 200 रुपए का टैक्स का रिफंड भी आया, तो जाहिर सी बात है नेट में मैं बोलूंगा कि नेट में तो मैंने 800 रुपए का ही टैक्स पे करा। तो बस ये नेट ऑफ रिफंड जो अमाउंट होता है टैक्स पेड का, ये हमें लेस करना होता है। ठीक है, इससे हमारा वैसे आंसर आता है 99% केस में बोलूंगा ये हमारा फाइनल आंसर, इसके बाद सीधा आ जाता है। बट वैसे पड़ाव में फॉर्मेट के हिसाब से आता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या एक्सपेंस है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही फॉल करती है, तो उसकी कोई पेमेंट या रिसिप्ट है, तो उसका इफेक्ट बेसिकली इनफ्लो या आउटफ्लो का जो भी है वो लेने के बाद फाइनली हमारा आंसर बच जाता है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर माइनस में आंसर आता है बच्चों, किसी भी एक्टिविटी का अगर आंसर माइनस में आता है तो हम वर्ड लगा देते हैं यूज्ड इन। तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया? अच्छा, सिर्फ एक चीज पेंडिंग इसमें रह गई जो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। क्या? ये अभी रिकॉल कर लेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ये निकालने का कैसा तरीका होता है ये अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। उसके बाद बच्चों बहुत ही सिंपल होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली निकलता है। हालांकि आपको कोई बताएगा नहीं, बट ये कह सकते हो यही डायरेक्ट मेथड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इस तरह से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको करना नहीं होता। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालते हैं, ये बच्चों डायरेक्ट अप्रोच से ही निकालते हैं। इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भेदभाव ही नहीं होता। क्लियर हो रहा है? तो देखो यहां क्या है भाई, आपको वंस समझ आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। अब उसकी इनफ्लो और आउटफ्लो जो भी आपको एक एक करके लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसेट बेचा, उससे इनफ्लो हुआ, ऐड कर दो। कोई एसेट खरीदा, आउटफ्लो हुआ, माइनस कर दो। इन्वेस्टमेंट बेची, कोई इससे प्रोसीड्स है, मतलब प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, इनफ्लो। यहां पे हम बोलते हैं ना प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, इट मींस कि इनफ्लो हुआ सेल ऑफ एसेट से। ठीक है, इसी प्रकार से कोई इंटेंजिबल एसेट बेचा, उससे कोई प्रोसीड्स आई, ऐड कर दो। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हुआ बच्चों, ऑफ कोर्स इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, बहुत बार हम बोल चुके, ऐड कर दो। रेंट रिसीव हुआ, ऐड कर दो। तो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज है जो मैंने ऐड कर दिए। फिर एक साथ सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो माइनस कर दो। जैसे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट, कोई एसेट आपने खरीदा, उसके लिए पेमेंट करी, माइनस कर दो। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, पेमेंट करी, माइनस कर दो। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ कोई इंटेंजिबल एसेट्स, पेमेंट करी, माइनस कर दो। या कोई भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिलेटिंग टू, आप कह सकते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे जिसका एग्जाम्पल एक डाल रखा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कोई मशीनरी फायर में डिस्ट्रॉय हो गई, उसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो अब मशीनरी एक फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ मुझे रिसिप्ट हुई है इंश्योरेंस क्लेम की, तो ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बट रिलेट करता है टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो वो भी आप यहां पे डाल दो। तो इन नटशेल मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको एक एक करके इनफ्लो आउटफ्लो रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई इनकम हो गई, वो आपको एक एक करके डाल देनी है। तो आपका आंसर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और बाकी अगर ये नेगेटिव में आंसर आता है, नेगेटिव में आंसर का मतलब नेट में आउटफ्लो है, तो आपको वर्ड यू लगाना होता है कैश यूज्ड इन। ठीक है, सेम थिंग विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बच्चों, एक एक करके आपको जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इनफ्लो है वो ले लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आउटफ्लो है वो माइनस कर दो, तो फाइनल आंसर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे शेयर्स इशू करे, उससे पैसा मिला, ऐड कर दो। डिबेंचर्स वगैरह इशू करे, उससे पैसा मिला, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐड कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई इंक्रीज डिक्रीज या कैश क्रेडिट, अकॉर्डिंगली ऐड या लेस करो, जो भी है। इंक्रीज है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा है, मतलब एक तरह से लोन बढ़ा है, ऐड करोगे। डिक्रीज है तो एक तरह से आपने रीपे करा है, तो उसको माइनस करोगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चाहे वो फाइनल हो चाहे इंटरिम हो, भाई कोई भी नेचर का डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो आपको लेस करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपने पे करा, लेस करना है। लोन्स को रीपे करा है, लेस करना है। डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा, लेस करना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ कोर्स।
इसके अलावा कोई शेयर से इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, कोई अंडरराइटिंग कमीशन है, लेस करना है। बायबैक किया आपने शेयर्स का, उससे रिलेटेड कोई पेमेंट है, माइनस करना है। मतलब क्या है, आपने देखना है भाई, पहले ट्रांजैक्शन देखो, कौन सी एक्टिविटी से रिलेट करता है देखो, इनफ्लो है तो प्लस करो, आउटफ्लो है माइनस करो, सिंपल, आपको ये करना है। तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो निकालने के बाद फिर आपको तीनों एक्टिविटीज के नेट कैश फ्लो को जोड़ के फाइनली देखना होता है कि मेरा ओवरऑल नेट में क्या कैश का इनफ्लो रहा या आउटफ्लो रहा। इसको हम बोलते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो तीनों एक्टिविटीज के जो आपने फाइनल नेट कैश फ्लोज निकाले, उसका नेट में कंबाइन करके इफेक्ट देख लो, 1 + 2 + 3। तीनों को अगर ऐड करने के बाद आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आप बोलोगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वही तीनों को ऐड करके अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आप बोलोगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आपको बच्चों ऐड करना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो आपको सवाल में गिवन होता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ऐड करना है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में करेंट इन्वेस्टमेंट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी यहां पे ऐड होगा। क्लियर हो रहा है? इसको अगर आप ऐड कर दोगे नेट इंक्रीज में या डिक्रीज में तो आपका आंसर आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वैसे ही क्वेश्चन में गिवन भी होता है तो आप क्वेश्चन में इसको टैली कर सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो इसी के बराबर आना चाहिए। क्लियर? तो ये बनता है आपका बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसी में आपको बच्चों एक्स्ट्रा बनाने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन हमने बोली थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहली कैलकुलेशन आपको इसकी करनी पड़ती है। इसको करने के लिए मतलब बेसिकली दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कह सकते हो, दो केसेस बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पीएनएल दे रखा है, जो कि वैसे होता नहीं सवाल में, बट अगर सपोज सवाल में पीएनएल दे रखा है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। तो क्या काम करना है? और दूसरा होता है अगर आपको क्वेश्चन में पीएनएल नहीं दे रखा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं दे रखा, सीधा बैलेंस शीट दे रखी है और उसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है सरप्लस का। सरप्लस बोले तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का सरप्लस क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब मैंने बताया था, इट बेसिकली मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, मतलब पीएनएल अकाउंट का बैलेंस। तो बेसिकली बच्चों अब मैं बोलूंगा 99% केस में आप मान के चलना केस 2 ही चलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स भाई मैं 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता, भगवान कृष्ण आके भी नहीं बोल सकते 100%, तो मैंने भी बोल दिया 99%। एनीवे मैं केस 2 से पहले शुरुआत करता हूं बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अगर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है सरप्लस का, वो बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस नजर आ रहा होगा ओपनिंग क्लोजिंग, उसमें उससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स होगा। नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि वो सरप्लस कितना है ओपनिंग क्लोजिंग। तो स्टार्ट करने के लिए आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस से स्टार्ट करना है, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बात समझ में आ रही है? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, ये आपको लेके स्टार्ट करना है। इसमें आप कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। ऐड क्या क्या करना है? आपको ऐड करना है बच्चों प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल भाषा में या ऑल्टरनेट वे में इसको आप बोल सकते हो टैक्स एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर। टैक्स एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर ये हमें ऐड करना है। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के एक्सपेंस है जो पीएनएल में हमने कंसिडर कर रखे हैं तो ये भी ऐड बैक करना है, क्योंकि बच्चों हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब टैक्स एक्सपेंस से पहले, इसलिए टैक्स एक्सपेंस ऐड कर दिया। एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, इनकम है, उसका भी इफेक्ट होने से पहले कितना प्रॉफिट था। क्लियर? अच्छा, कोई अगर डिविडेंड पे करा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, वो छोड़ो अभी थोड़ी देर में बता दूंगा क्या चक्कर है। सिंपल भाषा में कोई भी डिविडेंड अगर आपने पे करा है करेंट ईयर में, कोई भी डिविडेंड आपने कंसिडर करा है तो डिविडेंड भी ऐड बैक होगा। क्यों होता है बच्चों ये? क्योंकि जो सरप्लस होता है दैट सरप्लस इज आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। सरप्लस में जो बैलेंस होता है उसमें सारा डिविडेंड विविडेंड एक्सपेंस, कोई रिजर्व में ट्रांसफर करा, कोई भी एप्रोप्रिएशन करा, सब होने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है वो सरप्लस में दिखता है। तो आपको सबका इफेक्ट हटाना है। ठीक है जी, टैक्स एक्सपेंस हटा दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट हटा दिया। अब एप्रोप्रिएशन है, डिविडेंड पे करना, ट्रांसफर टू रिजर्व, दो तरह के एप्रोप्रिएशन मेनली होती है, तो उनको भी आपको ऐड करना है। तो कोई डिविडेंड है, इंटरिम हो, चाहे फाइनल डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड जो भी हो, सब वो ऐड करना है।
रिजर्व में करंट ईयर में कुछ ट्रांसफर कर रखा है, ऐड बैक करना है। अब लेस क्या करना है, टैक्स एक्सपेंस ऊपर ऐड किया, तो अगर कोई रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी पीएनएल में क्रेडिट होता है एज इनकम, उसको हम इनकम की तरह मान लेते हैं, तो वो लेस करना है। और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर का इनकम है तो वो भी आपको लेस करना है। समझ आ गई क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें लेस करनी है। ये सब करने के बाद आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये निकल के आ जाता है। ये मैंने केस 2 बता दिया, केस 2 बता दिया जिसमें हम लोग सरप्लस के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इफ क्वेश्चन में अगर पीएनएल ही गिवन हो, मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में आता क्यों नहीं है, क्योंकि इजी हो जाता है। पीएनएल से अगर आपको क्वेश्चन में पीएनएल ही देते तो आपके लिए काम थोड़ा इजी हो जाता है। दो चीजें कट जाएंगी, देखना बस दो चीजें इसमें कट जाएगी, बाकी पूरा आपका फॉर्मेट सेम रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीएनएल में जो आपको अगर अपनी शेड्यूल 3 का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट पता होगा तो बिल्कुल लास्ट स्टेप में जो निकल के नहीं आता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब वही सेम चीजें ऐड करनी है, सेम चीजें लेस करनी है, सिर्फ बच्चों एप्रोप्रिएशंस देखना। अगर आपको एप्रोप्रिएशंस का मतलब पता है तो मैं तो बिल्कुल क्रक्स में बोल सकता हूं, इसमें बस एप्रोप्रिएशंस छोड़ दो, बाकी वही चीज ऐड होगी, वही चीज लेस होगी। अब एप्रोप्रिएशंस बोले तो कोई डिविडेंड है या कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है, ये दोनों चीजें का इफेक्ट नहीं लेना। और उसके पीछे रीजन है, कोई रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि पीएनएल में हम एप्रोप्रिएशंस दिखाते ही नहीं। अगर आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट पता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, तो कहीं पे भी देखना, क्या हम उस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कहीं एप्रोप्रिएशंस दिखाते हैं? क्या कभी आपने कोई डिविडेंड पेड देखा है कभी पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, शेड्यूल 3 के पीएनएल में? नहीं। रिजर्व अगर हमें कोई ट्रांसफर किया, क्या उसका आपने कभी इफेक्ट, कभी कोई आइटम देखा है पीएनएल में? नहीं। फॉर्मेट में देख लेना, कोई आइटम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि पीएनएल में जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें डिविडेंड पे करा या रिजर्व्स में ट्रांसफर करा, कोई एप्रोप्रिएशन करी, उसका इफेक्ट आया ही नहीं है, इसलिए उसका इफेक्ट हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए बस यही दो चीजें आपको दिखेगी सेम, बाकी सब कुछ दिखेगा केस 1 केस 2 में। सिर्फ डिविडेंड, चाहे इंटरिम हो चाहे प्रपोज्ड फाइनल, कोई भी डिविडेंड हो वो नहीं दिखेगा, और एक ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं दिखेगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए कंपनीज के केस में जो ये एप्रोप्रिएशन दिखाते हैं डायरेक्टली नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हमें याद आ रहा है बुक 1 का, उसमें तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वो पार्टनरशिप की बात होती है बच्चों। यहां हम कंपनीज की बात करें, कंपनीज पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाती है, तो शेड्यूल 3 ने कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ही नहीं दे रखा, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है, उसमें कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं जाती। एप्रोप्रिएशन हम सारी नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बताने की कोशिश कर रहा हूं, इवन दो आई नो कि दिस इज अ क्विक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन ओनली, मुझे टेक्निकली बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाने, फिर भी जस्ट बिकॉज आई एम डिस्कसिंग तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स याद दिला रहा हूं। अब इसके अलावा बच्चों बहुत सिंपल सिंपल देखो 2-4 पॉइंट्स रह गए, जल्दी से डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला, इंटरिम डिविडेंड। हम बार बार डिविडेंड बोल रहे हैं, देखो डिविडेंड दो प्रकार के मोटे मोटे होते हैं, एक हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, एक हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब होता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के बीच में, मतलब कोई फाइनेंशियल ईयर चल रहा है पूरा खत्म नहीं हुआ, उसके बीच में ही कभी कभी कंपनी खुश होकर डिविडेंड दे देती है अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, तो उसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड होता है जो साल पिछला साल बीत गया उस साल का डिविडेंड जब वो देती है फाइनली, तो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। अब वो डिविडेंड इंटरिम दिया हो चाहे फाइनल डिविडेंड हुआ, उसका ट्रीटमेंट वही है भाई। क्या ट्रीटमेंट है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर आप केस 2 में निकाल रहे हो तो ऐड बैक करना है, और इंटरिम डिविडेंड पेड चाहे फाइनल डिविडेंड पेड, वो आपको क्या करना है, वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेस में लेस करके आउटफ्लो में दिखाना है। ठीक है, अब इसमें इंटरिम डिविडेंड तो देखो सिंपल है, उसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। मैं प्रपोज डिविडेंड में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं। क्या आपके क्वेश्चन में एक प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का दिया हो सकता है और एक प्रीवियस ईयर का, तो ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन मतलब जो आता है कि भाई हमें कौन सा डिविडेंड लेके चलना है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेना है कि प्रीवियस ईयर का, तो हमको करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड नहीं लेना होता, हमको प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेना होता है, क्योंकि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो मेयरली एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, पे नहीं होता वो करंट ईयर में, वो अगले साल होता है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा तो डिविडेंड पहले डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं, उसको शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, फिर वो पे किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो करंट ईयर में पे ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अगले साल ही अप्रूव होगा, तो उससे प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल पे हुआ। अब ऐसा समझो कि
फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो गया उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड पे किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, आपको ज्यादा टेक्निकली कुछ सोचना ही नहीं। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको लेके चलना होता है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको इग्नोर करना है, कहीं पे भी उसका कुछ भी नहीं करना, वो सिर्फ एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बस इतना सही आपका पॉइंट है। ठीक है। अब बच्चों हम टैक्स की बात करेंगे। ये बड़ा ही फेवरेट आप कह सकते हैं, एडजस्टमेंट होती है प्रोविजन फॉर टैक्स की सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम्स में। क्या होती है सर? अगर मैं आपको एक बार वापस से ऊपर फॉर्मेट में दिखाऊं तो एक जगह हम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो प्रोविजन बनाया वो हम यहां पे ऐड कर रहे हैं। जब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे हैं, और एक हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में टैक्स पेड यहां पे माइनस करते हैं, ऑफ कोर्स नेट ऑफ रिफंड। तो होता क्या है बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ये एक लाइबिलिटी का अकाउंट होता है। तो आपको क्या करना होता है, कभी कभी आपको एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होता है। अब इसका एक बार मैं फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, फिर इससे रिलेटेड बातें आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी अभी याद दिलाऊंगा कि कब आपको ये अकाउंट बनाना है, कब आपको ये अकाउंट नहीं बनाना, कैसे करना है। सबसे पहले इट बीइंग अ लाइबिलिटी अकाउंट, ये एक लाइबिलिटी का अकाउंट है क्योंकि, तो क्वेश्चन में आपको इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। ठीक है, आपको देखो बैलेंस शीट गिवन होती है, उसमें प्रीवियस ईयर की फिगर होती है, करंट ईयर की फिगर होती है। प्रीवियस ईयर की फिगर ऑफ कोर्स ओपनिंग बैलेंस है, करंट ईयर की फिगर क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस यहां डाल दिया बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस यहां डाल दिया टू बैलेंस सीडी, राइट। अब जो प्रोविजन हमने करंट ईयर में बताया, जो प्रोविजन हमने करंट ईयर में क्रिएट करा, वो हम लोग यहां पे क्रेडिट साइड पे डालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्योंकि इसकी बच्चों जर्नल एंट्री होती है क्या, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाने की एंट्री क्या होती है। जैसे आपने बचपन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने की एंट्री सीखी थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अगर जिन बच्चों ने 11वीं में पढ़ाई करी थी उन बच्चों को मैं रेफरेंस दे रहा हूं, लिंक कर रहा हूं। कोई भी प्रोविजन बनाया जाता है बच्चों, वो एक खर्चा होता है और वो पीएनएल के थ्रू बनाया जाता है। तो उसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या सिंपली पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया करंट ईयर में जितना भी, अकॉर्डिंगली प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो जाता है। अब जब टैक्स की लायबिलिटी पे करी जाती है, जब टैक्स एक्चुअली में कैश में पे किया जाता है, तो उसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होती है भाई, लायबिलिटी टू बैंक है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है, ये होती है टैक्स पे करने की एंट्री। तो अकॉर्डिंगली ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाता है, टू बैंक करके, यहां पे टू बैंक, जिसमें हम टैक्स पेड लिखते हैं। बाकी वही बच्चों टैक्स पेड जब भी ले रहे हैं तो नेट ऑफ रिफंड ले रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई वही बात है, 100 रुपए का टैक्स पे करा, 20 रुपए का रिफंड आया, तो नेट में मैंने बोल दिया कि मैंने 80 रुपीज का टैक्स पे करा। ठीक है, तो ये चार चीजें बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स में आती है। अब होता क्या सवालों में, देखो मैं आपको बताता हूं। आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स का गिवन होता है, और आपको सवाल में या तो ये लिख के बता देता है कि टैक्स पेड कितना है करंट ईयर में, टैक्स पेड, या फिर सवाल में वो कभी कभी बता देता है कि करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस या करंट ईयर में कितना प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, चाहे मैं बोलूं प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, चाहे मैं बोलूं टैक्स एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, दोनों सेम चीजें हैं भाई। करंट ईयर का जितना टैक्स एक्सपेंस होता है मेरा, उसी का प्रोविजन मैं बनाता हूं। तो वो अंग्रेजी में शब्द बदल रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग सेम है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, बाकी या तो टैक्स पेड दे दिया आपको या करंट ईयर का प्रोविजन दे दिया, दोनों में से एक चीज दे दी। तो आपको चार में से, देखो चार चीजें ना, चार में से बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई तीन चीजें गिवन होगी क्वेश्चन में, चौथी चीज आपको बैलेंसिंग फिगर में निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन ही होगा, देखो ये मैं बता देता हूं। उसके अलावा या तो टैक्स पेड वाली फिगर है या पीएनएल वाली, मतलब ये प्रोविजन वाली फिगर है, करंट ईयर वाली फिगर है। दोनों में से मतलब जो भी चीज मिसिंग है वो आपको बैलेंसिंग फिगर में निकालना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर एक बार ये खिचड़ियां हटा दूं फिर बताऊं आपको, जो करंट ईयर का ये वाला टैक्स एक्सपेंस होता है, ये देखो इसको मैंने ए बोला हुआ है, इसको हम लोग करंट ईयर के प्रॉफिट्स में ऐड करते हैं जब हम स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे होते हैं, जो मैंने आपको केस 1 केस 2 बताया था। तो ये वाली फिगर जो है हम वहां पे इसको ऐड करते हैं।
और जो नेट ऑफ रिफंड हम टैक्स पे करते हैं ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में टैक्स पेड के नाम से माइनस करके दिखाते हैं। तो आपको याद होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो हम निकालते हैं उसमें से माइनस करके दिखाते हैं। समझ आ रही है बात? तो आपको दोनों में, क्योंकि आपको चाहिए दोनों भी, भाई देखो दोनों है तो आपको दोनों भी चाहिए, आपको दोनों भी चाहिए, आपको अपना पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दोनों भी फिगर्स चाहिए। तो दोनों में से जो भी मिसिंग फिगर है वो आपको अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर में निकालनी होती है। आई होप आपको बात याद आ गई होगी अच्छे से, इससे ज्यादा नहीं जोर दूंगा इसमें मैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे देता है करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मानो कोई भी फिगर ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर की 100 रुपए है, करंट ईयर की 150 रुपए। तो बच्चा क्या करता है, रटे रटाए ढंग से जाता है। अच्छा हाँ, जब वो दोनों फिगर्स देता है, ये जब वो दोनों फिगर्स देता है, इसके अलावा वो कोई भी और जानकारी नहीं देता, ना तो वो टैक्स पेड की जानकारी देता है, ना तो वो करंट ईयर की प्रोविजन की जानकारी देता है। मतलब मैंने आपको 4 चीजें जो बताई थी, 4 में से सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, बाकी दोनों में से कोई भी जानकारी नहीं देता। अब भोला जो बच्चा होता है जो रट रट के जाता है बड़ी मुश्किल से, वो तो रट के बैठा है कि देखो सर प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा है तो हमें रटे रटाए ढंग से बनाना है अकाउंट। ये रहा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी यहां आता है 100 रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी करके आता है यहां पे 150 रुपए का। और फिर बच्चा अटक जाता है, बच्चा कहता है अरे हमने तो रटा था कि यहां पे टू बैंक आता है और यहां पे बाय पीएनएल आता है। दोनों में से एक चीज सर क्वेश्चन में गिवन होती है, हम दोनों में से जो चीज गिवन होती है वो डाल देते हैं, बची हुई जो चीज है वो बैलेंसिंग फिगर में निकाल देते हैं। तो बच्चा यहां पे अटक जाता है कि अरे यहां तो हमने रटा था लेकिन हम यहां फंस गए। तो याद रखना बच्चों, जब ऐसा है, जब प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है लेकिन इसके अलावा और कोई जानकारी तीसरी चौथी नहीं गिवन, तो हम मानते हैं क्या है, हम मानते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो करंट ईयर में पे हुआ, और जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो करंट ईयर का बनाया हुआ प्रोविजन है। देख लो, आपको इस अकाउंट से समझ आ गई होगी कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। तो इन नटशेल इस केस में हम क्या मानते हैं कि ओपनिंग बैलेंस टू पेड है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर का टैक्स का प्रोविजन क्रिएटेड है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों अगर ऐसा केस है तो अपना समय मत खराब करना, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के आपको सीधा देख लेना ओपनिंग बैलेंस टैक्स पेड के अंदर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर मतलब टैक्स एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर के अंदर ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर जो प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं दे रखा फिर तो बात ही खत्म, फिर तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो आपको लेना है भाई, वो टैक्स पेड दे देगा या जो भी दे देगा फिर तो आपको अकॉर्डिंगली लेके चलना है। ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है प्रोविजन फॉर टैक्स की, काफी बार पूछी जाती है तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको याद आ गया होगा। ठीक है, तो वही नोट डाल रखा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज जो ओपनिंग बैलेंस है वो करंट ईयर में पे होता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है इट इज द प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, हेंस इन सच अ केस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड। देखो वही बात मैंने जो आपको इतनी हिंदी में तोड़ तोड़ के बताई वही बात यहां मैंने एक सेंटेंस में अंग्रेजी में लिख रखी है। ठीक है, बाकी बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की हमने बात कर ली थी कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का क्या होता है, इनकम एक्सपेंस का इफेक्ट हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने में कर लेते हैं, और फाइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम चेक करते हैं कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, इन्वेस्टिंग से करता है, फाइनेंसिंग से करता है। अकॉर्डिंगली उसी एक्टिविटी में हम इनफ्लो या आउटफ्लो के तौर पे दिखा देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल है जो बेसिकली आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है जो रिलेट करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाता है। तो आपको जो याद होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्कुल लास्ट स्टेप में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट लेते हैं, जो फॉर्मेट में मैं आपको ये दिखाऊं, ये तो बस यही हम यहां पे अकॉर्डिंगली दिखा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कंपनसेशन पे टू एम्प्लॉइज अंडर वीआरएस, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, उसमें अगर कोई कंपनसेशन पे किया किसी एम्प्लॉय को, तो देखो एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं तो है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने क्या बोला, कुछ भी एम्प्लॉय को सैलरी वेजेस कोई भी बेनिफिट पे करते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के क्योंकि हर साल नहीं पे किया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होता है, वो
एक्सपेंस या वो इनकम या वो कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर की है, जो हर साल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो हर साल नहीं हम लोग वीआरएस देते रहेंगे, हर साल नहीं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता रहेगा। तो वो खर्चे, वो इनकम जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर की है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करती है, वो हम अकॉर्डिंगली वहां पे ले लेते हैं। वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्या एग्जांपल हो सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के? जैसे क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट डैमेज बाय अर्थक्वेक या फायर, जो मैंने आपको बताया था, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। लॉस बाय फायर, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। अब बायबैक ऑफ शेयर्स हमने बोला था ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन हर साल नहीं करती कंपनी बायबैक। कोई भी कंपनी देख लेना, कोई आपको ऐसी कंपनी प्रैक्टिकली भी नहीं मिलेगी जो हर साल बायबैक करती रहती है। तो बायबैक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसलिए ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते वक्त जो दूसरी फेवरेट सीबीएसई की एडजस्टमेंट होती है वो होती है एसेट से रिलेटेड, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। यहां पे सीबीएसई वाले बड़ी चालाकी से आपकी क्लास 11th टेस्ट कर लेते हैं। भाई जिस बच्चे ने क्लास 11th का डेप्रीसिएशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाती है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। जो बच्चे हवा हवा में पढ़ के रखे हैं 11th क्लास में डेप्रीसिएशन या छोड़ के जाते हैं, उनको यहां परेशानी होती है। तो यहां पे बड़ी चालाकी से सीबीएसई वाले आपसे ये चैप्टर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो वो क्या करवाते हैं, वो आपसे फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनवा देते हैं एडजस्टमेंट में चीजें कैलकुलेट करने में। अब 11th क्लास में बहुत ज्यादा डीप नहीं घुसेंगे, बट क्विकली डिस्कस करेंगे कि दो तरह के मेथड्स होते थे डेप्रिसिएशन चैप्टर में। एक होता था जहां पे फिक्स्ड एसेट का अकाउंट WDB पे मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब यहां पे हम कोई भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे। और दूसरा मेथड होता है व्हेन फिक्स्ड एसेट इज शोन या मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट, जहां पे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक अलग से मेंटेन कर रहे हैं। तो दोनों भी केस में अलग अलग ढंग से आपको काम करना होता है। सिंपल वाला तरीका ये होता है मेथड 1, जहां पे हम सिर्फ एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल देना है। क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल देना है, ठीक है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद जो भी चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो आपको करते हुए चलनी है। करंट ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो यहां पे आ जाता है। कोई सेल करी मशीनरी या कोई भी एसेट की बाय बैंक करके यहां पे सेल वैल्यू आ जाती है। अगर सेल करने पे लॉस हुआ तो वो यहां पे आ जाता है। अगर सेल करने में कोई प्रॉफिट हुआ तो यहां डेबिट साइड पे आ जाता है, बाय पीएनएल या टू पीएनएल, राइट। और अगर परचेज करी तो यहां पे डेबिट साइड पे टू बैंक आ जाता है। तो आपको दिख गई ये 6 चीजें कुल मिला के, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, सेल आ गई, सेल वैल्यू आ गई, परचेज आ गई, और प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल आ गया, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। अब बच्चों क्वेश्चन में सब चीजों का रेलिवेंस है, पहले रेलिवेंस देखो। ऑफ कोर्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई रेलिवेंस नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। रेलिवेंस किस चीज का है, देखो सेल करिए एसेट की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। परचेज करा एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। कहां पे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर होता है। लॉस हुआ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। कहां, वही नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। कोई प्रॉफिट हुआ सेल पे, ये क्या होता है, ये माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पे, वही नॉन ऑपरेटिंग इनकम जहां माइनस करते हैं वहां पे माइनस होता है। तो यानी कि एक्सेप्ट फॉर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सारी चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं फिट होती हैं। तो आपको जो भी जानकारी गिवन है वो डाल के, कोई जो भी बैलेंस, जो भी जानकारी मिसिंग है वो एज बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ता है। अगर वो बैलेंसिंग फिगर मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं निकालोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, राइट। यस। अब दिक्कत आती है जहां पे फिक्स्ड एसेट का अलग अकाउंट बनता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ध्यान रखना बच्चों, मैं बार बार अब मुंह से नहीं बोलूंगा, मेरा गला दुख जाएगा बोलते बोलते। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बनो क्वेश्चन में, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बनो, दोनों एक ही चीज के नाम पे। अब मैं उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलूंगा, आप अपने आप समझ जाना कि मैं ऑफ कोर्स उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो गया। दोनों
अलग अलग नाम है भाई, वो क्वेश्चन वाले पे डिपेंड करता है कि वो दोनों में से कौन सा नाम यूज करता है। तो दिक्कत आती है जब आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट अलग बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको अलग बनाना है। तो इस केस में देखो कैसे अकाउंटिंग होती है, देखो ध्यान से, पहले मैं अकाउंट डिस्कस कर रहा हूं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में पहले तो देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, राइट। कोई सेल करी एसेट की वो यहां पे आ जाती है, सेम वे में वही बाय बैंक करके जैसे केस 1 में आई थी। कोई परचेज करी एसेट की वो डेबिट साइड पे आ जाती है टू बैंक, सेम वे में। कोई लॉस हुआ सेल पे तो बाय पीएनएल करके क्रेडिट साइड पे आ जाता है, कोई गेन हुआ सेल पे तो टू पीएनएल करके डेबिट साइड पे आ जाता है। तो ये बिल्कुल एज इट इज सेम है। सिर्फ एक चीज बच्चों यहां नहीं आई जो केस 1 में आ रही थी। केस 1 में हम क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन भी दिखा रहे थे, लेकिन इस मेथड की खासियत ही ये होती है कि हम डेप्रिसिएशन को एसेट में दिखाते ही नहीं, उसको हम अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा करते हुए चलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है। अब ये एक लाइबिलिटी का अकाउंट होता है, ध्यान रखना, ये एक लाइबिलिटी का अकाउंट होता है। दिस इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। अकॉर्डिंगली ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाता है बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस यहां आ जाता है टू बैलेंस सीडी। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि जो एसेट बेचा है उसमें जिंदगी भर में लाइफ टाइम में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। जिंदगी भर का या लाइफ टाइम का डेप्रिसिएशन जो बोलते हैं, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जो एसेट सेल हुई बच्चों उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको क्रॉस पोस्ट करना होता है दोनों अकाउंट में। क्रॉस पोस्ट मतलब दोनों भी अकाउंट में रेलिवेंट साइड पे पोस्ट होता है। उसकी मैं आपको जर्नल एंट्री बता देता हूं जो 11th क्लास के बच्चे को हम सिखाते हैं। जब भी एसेट बिक जाता है, जो भी एसेट बिकता है बच्चों, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम खत्म कर देते हैं, जिसके लिए हम एंट्री करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब इसी एंट्री की पोस्टिंग हो जाती है आपकी दोनों अकाउंट में। तो देखो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग हो जाती है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड पे पोस्टिंग हो जाती है टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। दोनों जगह सेम फिगर होगी। देखो ये जो मैं अलग पेन से कलर कर लेता हूं, ब्लू पेन से यहां देखो दोनों मैंने जगह कलर किया, फिगर सेम होगी, अमाउंट सेम होगा, ये दोनों जगह सेम चीज आ रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, लेकिन ये क्रॉस पोस्ट होता है इस प्रकार से, ये ध्यान रखना है। अगर ये बात समझ आ गई तो फिर काम खत्म हो गया। इस अकाउंट को, दोनों भी अकाउंट को बना लो। अब दोनों भी अकाउंट में जो भी रेलिवेंट मिसिंग फिगर है वो मिसिंग फिगर आपको निकालनी है। अब वो बच्चों कोई भी हो सकती है, मतलब कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मिसिंग फिगर हो सकती है। भाई इतनी सारी चीजें, कोई भी एक चीज मिसिंग फिगर में हो सकती है। जो भी मिसिंग फिगर है वो आपको बैलेंसिंग फिगर में अकॉर्डिंगली निकालनी है, ठीक है। अब ये सब काम करना क्यों है, फिर से वही बात है भाई, सारी चीजों का रेलिवेंस है। सब एक बार मैं यहां से हटा के फिर से आपको बता देता हूं, हर चीज का रेलिवेंस है। याद दिला देता हूं कि कौन सी चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां आएगी। देखो फिक्स एसेट में बाय बैंक आया, सेल आया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है। टू बैंक परचेज आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट जो है इसका क्या होता है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस होता है, मतलब वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर माइनस करके दिखाते हैं। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। वहीं यहां पे जो डेप्रिसिएशन है, ये देखना बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन है ना, तो ये डेप्रिसिएशन यहां पे हम डालते हैं करंट ईयर का। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालते हैं। इसकी भी एंट्री याद दिला देता हूं, ये होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन होता है ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है बच्चों, और यहां पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो उस एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो बिका है, राइट, दोनों अलग चीज है। तो डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट है ना। बाकी दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कोर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आते। तो आपको बेसिकली मैं क्या दिखा रहा हूं कि सारी चीजें कहीं ना कहीं फिट हो रही है अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो इसलिए आपको मिसिंग फिगर जो भी है वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वही सारी देखो ट्रीटमेंट मैंने सारी लिख रखी है। अब मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब पढ़ूंगा नहीं इसको, आप समझ गए होंगे
कि कैसे कैसे कौन सी चीज आएगी। तो मेरी एडवाइस स्ट्रांगली ये रहेगी बच्चों, मैं जितना भी ओरली ये चीज समझाने की कोशिश करूं, आपको एक क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप थॉरली प्रैक्टिस कर लोगे। तो दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो देख लेना, उस बुक में आपको दोनों भी वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। बोर्ड्स में दोनों भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करके जाना। बाकी तो इस पूरे ही चैप्टर की थॉरली प्रैक्टिस करके बच्चों जरूर जाना, इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क का क्वेश्चन आपको आना ही आना है, प्लस 6 मार्क के क्वेश्चन के अलावा 1 मार्क आप मान लो कि एक एमसीक्यू भी इससे बन जाएगा। तो इस चैप्टर की आप मोटी मोटी 7 नंबर की वेटेज मान सकते हो आराम से। तो आउट ऑफ 80 ये 7 मार्क्स की वेटेज होल्ड कर रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना इस चैप्टर के क्वेश्चंस की। बाकी लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर से फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा डरते, डरना भी बिल्कुल मत। ठीक है, डरने वाला बिल्कुल भी चैप्टर नहीं है, ट्रस्ट मी। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं इस चैप्टर को जितना भी 1 घंटे में जितने भी अच्छे से हो सके कॉन्सेप्चुअली रिकैप करूं। अगर मेरे से कोई मतलब मेरे में कमी रह गई होगी तो मेरे को माफ करना बच्चों, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह था कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं, ताकि अब इन वीडियोस का जो लाभ है एग्जाम से 1-2 दिन पहले कभी भी ले सको। आपको जब भी याद करना हो कॉन्सेप्ट, बट आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप इस वीडियो को देख के अपना काम चला लो। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगी, हेल्पफुल लगी बच्चों, तो प्लीज मेरे छोटे से चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाकी आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपसे होपफुली मिलूंगा एक बार और एग्जाम से पहले, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बोलता हूं बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। आपको बहुत सारे दिन मिल रहे हैं एग्जाम के बीच में, अच्छे से उन दिन का उपयोग करना, अच्छे से रिविजन करना। एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2 सैंपल पेपर हाथ से जरूर प्रैक्टिस कर लेना प्रॉपरली टाइम करके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।